चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज शुरू कर रहे हैं टॉपिक 4, जिसमें कि शुरू होगा महावीर जैन। इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ आप पढ़ भी चुके होंगे प्राचीन में। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है, और फिर कहेगा कि ये किससे संबंधित है, कोई नाम देगा 4 ABC करके, तो आपको छांटना पड़ेगा ABCD में से, या कोई एक पैराग्राफ दे देगा खूब बड़ा सा, आप PYQ देखें पता होगा, तो बड़ा पैराग्राफ देगा और फिर पूछेगा कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है जो इनसे संबंधित है, एक ये चीज़, या इन्हीं से संबंधित कुछ ऐतिहासिक चीज़ें पूछ लेगा जो फैक्चुअल होगा या कुछ रिलेटेड होगा जो चर्चाओं में होगा, ये सब बातें पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में। उम्मीद है कि खत्म कर देंगे, कंप्लीट को टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि कर भी देंगे, अब इतना तो उम्मीद, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन टॉपिक है, भगवान महावीर जैन। सुर्खियों में हाल ही प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब ये इम्पोर्टेंट है, किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया है। अब सवाल ये है कि थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देख लीजिए, जैन धर्म के बारे में क्या है। इसकी उत्पत्ति लगभग ऋग्वैदिक काल में हुई थी, बस इतना जानना कि कब उत्पत्ति हुई थी, ऋग्वैदिक काल में। क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशकों तीर्थंकरों द्वारा स्थापित किया गया। आपको पता होगा 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, प्रथम को याद रखिए, और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें कौन थे, वर्धमान महावीर। जैन धर्म में संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर में जो कपड़े श्वेत कपड़े पहनते थे, और दिगंबर मतलब जो कुछ पहनते ही नहीं थे, एक चीज ये। अब बात करते हैं भगवान महावीर या वर्धमान महावीर के बारे में। इनके बारे में कुछ देखिए, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, बस क्लियरिटी होनी चाहिए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, वर्तमान में उत्तरी बिहार में हुआ था। बिहार के लोग खुश हो जाएंगे इस बात को सुन करके। उनके पिता सिद्धार्थ, देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ है, और बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध ही थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, किस वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य मतलब निर्वाण, ऐसा कुछ है ना, कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य शब्द याद, कैवल्य शब्द ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही पूछ ले कैवल्य का मतलब क्या है। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया था। कहाँ कहाँ, कौशल, मगध, मिथिला और चंपा। 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर के निकट पावापुरी में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी, पावापुरी में, ये चीज। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, यहाँ पर इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी अब बौद्ध धर्म चर्चा होगा या अगर डिस्कस होगा इसमें, या नहीं भी होगा तो कम से कम इतना पता रहे कि हाँ ये चीज़ कहाँ से किस में डिफरेंस है। ज़्यादातर कंपैरिजन किस में आता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, या इनके जो है सिद्धांत है तो उसमें जो है कभी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा। सत्य, क्या है, पंच महाव्रत। पहला कौन सा, सत्य, असत्य नहीं बोलना, सत्य मतलब असत्य नहीं बोलना, बात तो ठीक है। ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन जीना, याद रखिएगा ब्रह्मचर्य का मतलब केवल क्या है, अविवाहित जीवन जीना, मतलब विवाह नहीं करना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, संपत्ति अर्जित नहीं करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अस्तेय, अपरिग्रह और अस्तेय, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये शब्द पूछ लिया जाएगा अपरिग्रह और अस्तेय क्या है, आप इसका मीनिंग ही कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब आता है जैन धर्म के त्रिरत्न, कौन कौन से, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। श्रद्धा जरूर याद रखिएगा, ज्ञान और आचरण याद रहेगा लेकिन श्रद्धा भूल जाएगा, कहेगा ये कैसे होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरते रहिएगा। अब आता है क्या कि जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता था, मतलब जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करते थे, एक चीज ये, लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे था, मतलब ईश्वर का जो स्थान था वो जिन से नीचे था। ईश्वर में विश्वास करते थे लेकिन जिन से नीचे मानते थे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
कर्म के सिद्धांत को माना जाता था, कर्म के सिद्धांत को माना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई। मतलब कि आत्मा जो है शरीर को छोड़ती है, तो आत्मा के अस्तित्व की बात होती है, कहना मतलब ये है। क्या क्या? कर्म के सिद्धांत को माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई है। एक पॉइंट ये। दूसरा क्या है? यह विश्वास किया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है, मतलब कि सभी जीवों में आत्मा रहती है। ये किसकी बात है? जैन धर्म की बात है। ठीक है। अब एक है कि प्रसिद्ध संगीतिया परिषदें, इसमें जरा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला कौन सा? 300 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। ध्यान रखिए, किसके में? स्थूलभद्र। और भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया गया था। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किस संगीत में किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए पहले वाले में। अगर ये पूछा जाए पहले संगीत का अध्यक्ष कौन था, तो याद होना चाहिए स्थूलभद्र थे। पहला संगीत का स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। ये चीज़ को जो है ध्यान रखें। दूसरा कौन सा है? 512 ईस्वी में। मतलब ये 300 ईसा पूर्व, ये 512 ईस्वी। स्थान कहाँ था? वल्लभी। और अध्यक्ष कौन थे? देववृद्धिगणी। उपलब्धियां क्या क्या थी? भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया था, क्योंकि उस समय तक 12वां अंग लुप्त हो गया था। मतलब 12वां अंग जो है लुप्त हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। काफी टाइम हो गया था, इसलिए 12वां अंग क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब आता है देवी अहिल्याबाई होलकर। कौन? देवी अहिल्याबाई होलकर। चर्चाओं में क्यों था? सुर्खियों में क्यों था? ये पहले समझिए। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मालवा की होलकर रानी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। कहाँ की बात हो रही? होलकर रानी कहाँ की? मालवा की। एक क्वेश्चन है कि मालवा से संबंधित है, इतना ध्यान होना चाहिए। टाइम पीरियड देख लीजिए, 1725 से 1795। 1725 से 1795 मतलब 70 साल लगभग है। ठीक है। 300वीं जयंती के अवसर पर आगे चलिए, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा पता ही होगा आपको। टाइम पीरियड क्लियर है। जन्म उनका स्थान 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पिता का नाम मनकोजी राव सिंधे था, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पति का नाम खंडेराव होलकर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ससुर का नाम मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए, होलकर वंश के संस्थापक इनके ससुर थे। ठीक है। वे पेशवा बाजीराव के एक अधिकारी थे। कौन थे? पेशवा बाजीराव के एक अधिकारी थे। उन्हें चौथ और सरदेशमुखी, पॉइंट यहाँ पर है, उन्हें चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लिए मालवा में तैनात किया गया था। ठीक है। किसको? पेशवा बाजीराव को। अब एक आता मालवा की रानी। मालवा की रानी देखिए इसमें क्या है। वे अपने ससुर की मृत्यु और पति की मृत्यु के बाद मालवा की शासिका बनी। उनके पति 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए थे। अब ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल पॉइंट है कुंभेर का युद्ध। कुंभेर का युद्ध कब हुआ था? 1754 में। और ये भी पता रहना चाहिए किस किस के बीच हुआ था, मतलब किससे संबंधित है। कुंभेर का युद्ध फैक्चुअल बन जाता है कभी कभी। और एक तो जब ओनली 1 ओनली 2 बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र, अच्छा इनके भी दत्तक पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, इनके भी दत्तक पुत्र थे। इनके भी मतलब 1757 वाली कहानी सुने होंगे आप। तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र तुकोजीराव होलकर, जिसको मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र को सेनापति नियुक्त किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी के रूप में, किसको? महेश्वर को। अब अगर ऐसा स्टेट बने महेश्वर को नियुक्त, तो महेश्वर को मतलब कि स्थापित किया था, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी सुने रहेंगे तो कहते हैं कि जब सुने रहेंगे तो कम से कम जो नहीं सुना रहेगा उसको छांट सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आता है कि प्रमुख योगदान, इनका प्रमुख योगदान क्या है, मतलब कि किस वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर, बस काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर
स्थित है और यह भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। काशी विश्वनाथ शिव के क्या है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पीछे अभी आप डिस्कस किए गए मतलब किया गया था इसको, इन सब चीज़ों को। और अब फिर एक बार जो है इसको देख लीजिए। अरब सागर किनारे गुजरात तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। पहला ज्योतिर्लिंग 2 बार चर्चा हो रही है, एक बार पीछे चर्चा हुई, अब आज चर्चा हो रही है कि पहला ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। कभी कभी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी 1024 में हमला किया। इसके बाद इस पर दिल्ली के सुल्तानों जो कि 1297 से 1394 ईस्वी तथा औरंगजेब ने भी हमला किया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, मतलब महमूद गजनवी ने हमला किया था और उसके बाद कौन किया था, औरंगजेब ने भी किया था हमला। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल जो महमूद गजनवी ने ही किया था। और सोमनाथ मंदिर का उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। अल-बरूनी आप जानते ही होंगे, अल-बरूनी। ठीक है, अब आता है कला को संरक्षण। देखिए कला को संरक्षण क्या है। उन्होंने संस्कृत विद्वान खुशाली राम और मराठी कवि मोरोपंत तथा शाहिर अनंत फंदी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, मोरोपंत ये कौन है? मोरोपंत देख रहे हैं ना, सवाल यूपीएससी बनाता है ऐसे कि ये किससे संबंध, जिसे साहित्यकार के रूप में देखिए पूछा भी है 2-3 बार, आपने पीवाईक्यू देखा तो आपको पता होगा, याद भी होगा। तो उसी तरीके से मोरोपंत किस संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने रामायण और महाभारत पर राजनीतिक टीका, पुराणों पर आधारित कई आख्यान तथा आर्यभट्ट और केकावती जैसी रचनाएं लिखी। और साहिर अनंत फंदी, कौन? साहिर अनंत फंदी, ये इनके बारे में देखिए क्या है। वे लावड़ी और पोवाड़ा की रचना के लिए जाने जाते हैं। ये क्या है? लावड़ी और पोवाड़ा, याद रखिएगा। वैसे सिंपली सामाजिक विकास के बारे में जरा देख लीजिएगा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के लिए, महिलाओं की शिक्षा बात होगी करेंगी, और विधवा पुनर्विवाह, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब कि महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था। तथा सती प्रथा एवं अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया था। समर्थन थोड़े करेंगे तो कॉमन सेंस लगा देंगे, सही कर देंगे। उन्होंने भील और गोंड जनजाति, ध्यान रखिए कौन कौन, भील और गोंड। उन्होंने भील और गोंड जनजातियों तथा निचली जातियों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया था। ठीक बात है। आर्थिक, उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू हुई, सुव्यवस्थित, मतलब इनका आर्थिक भी योगदान रहा है। उनके साम्राज्य में महेश्वर और इंदौर व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बन गए थे। ज्ञातव्य है कि महेश्वर के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प के मामले में जीआई टैग दिया गया है। किसके? महेश्वर में। महेश्वर फेमस हो गया नहीं भाई, जहाँ पर जीआई टैग मिला है, मतलब एक दूसरे तक लिंक कैसे हो रहा है, थोड़ा सा सोचा करिए कि बात किसकी हो रही है, फिर इतिहास की चर्चा चल रहा है, इसमें कवि लेखक आ गए, इसमें जो है और लोग आ गए, अब यहीं पे एक जगह का नाम मिल गया महेश्वर, उसके बाद देख रहे हैं साड़ी और वस्त्र उत्पादों, देख रहे कितना मतलब अलग तरीके। अब इतिहास चर्चा शुरू होगा होलकर राजवंश के बारे में। किसके बारे में चर्चा होगा? होलकर राजवंश के बारे में। अब जरा इसको सुनिएगा आराम से। ये देखिए होलकर राजवंश, मराठा संघ। होलकर राजवंश मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। किससे संबंधित है? मतलब मराठा से होलकर। इसके अन्य प्रमुख राजवंशों में शामिल कौन कौन है? नागपुर के भोंसले, ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। इनको तीनों ध्यान रखें। तृतीय आंग्ल मराठा, ये तो बहुत फेमस है स्टेट के लिए भी, ये तो केवल डेट ईयर ही पूछ लेते हैं। जब स्टेट का क्वेश्चन बनता है तो स्टेट में सीधे ये पूछ लेंगे कब हुआ था ये। लेकिन अब यूपीएससी कभी कभी क्या पूछ ले कि तीसरा आंग्ल मराठा, अंग्रेज और मराठा। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा, समझ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है। होलकर राजवंशों के शासक मल्हार राव द्वितीय, किससे संबंधित है? मल्हार राव द्वितीय होलकर राजवंश से, इतना ध्यान रखिएगा। ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिदपुर की लड़ाई में, महिदपुर की लड़ाई नाम ही नहीं सुने कितने लोग, महिदपुर की लड़ाई भी कुछ होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। महिदपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय के हार के बाद 1818 में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। किस पर? मंदसौर की संधि।
है ना। इस संधि के तहत होलकर और अंग्रेज, अब देखिए किसके बीच है, होलकर और अंग्रेज, इतना ध्यान रखिएगा, के बीच संबंधों को निर्धारित किया गया। मंदसौर, मंदसौर मतलब अंग्रेज हैं इसमें, बिल्कुल हैं। उसमें एक और कौन है दूसरे पक्ष में, होलकर हैं। कब की बात है, 1818 में, मतलब 1818 कर दीजिए, मंद हो गया मंदसौर। इतना भी ध्यान रखिए, काम चल जाएगा। होलकर और अंग्रेजों के बीच ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट कभी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप एग्जाम में फंसते हैं कहीं पर जा करके। चलिए अब आते हैं नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, इनके बारे में फिगर देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। सुर्खियों में क्यों रहे हैं? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ करने का आग्रह करने का फैसला किया है ना। अब देखिए यहाँ पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मतलब मुंबई अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ पर भी सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है और वहाँ का नाम किस पर रखा है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो अपने आप में ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण रहे होंगे, कोई व्यक्तित्व तो रहे होंगे इनके, कुछ फेमस पर्सनालिटी रहे होंगे, जो भी आप समझिए। अब इनके बारे में जानिए, ये क्या क्या किए हैं आखिर, जो इनके बारे में इतना सोचा जा रहा है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में देखिए क्या है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टाइम पीरियड मतलब याद रखिए कि जो 1803 से 1865, मतलब उस समय रहे मतलब 1857 में भी ये रहे हैं, कहने मतलब ये है 1857 में रहे हैं। या जो कई विधेयक पास हुए हैं, जो अधिनियम आए हैं, या जो नए नए वायसराय आए हैं, तो कम से कम जो है वायसराय जो रहे होंगे, या मतलब इनके समय में ये थे, इनका भी कुछ योगदान तो रहा होगा, या योगदान रहा होगा नहीं रहा होगा, कुछ तो है, बात देखते हैं। नाना जन्म अगर बात कर लें, जन्म क्या है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे में, सिंपल सी बात, महाराष्ट्र में हुए होंगे। इनके पिता का नाम शंकर मुरकुटे था। अच्छा, नाम थोड़ा सा याद करने मन कर याद कर लीजिएगा। उनकी माता का नाम भवानीबाई मुरकुटे, ठीक है। आदर्श और प्रभाव क्या, वह व्यापारी और परोपकारी सर जमशेद जी जीजी भाई से बहुत प्रेरित थे। किनसे? सर जमशेद जी जीजी भाई से, ठीक है। अब ये रहे होंगे कोई जीजी भाई, अब अगर चर्चा होगा तो बताएंगे आपको। अब आता है कि प्रमुख योगदान महत्वपूर्ण ये है कि जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुंबई के वास्तुकार। उन्होंने बॉम्बे में इमारतों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया, अपने आप में महत्वपूर्ण है। शिक्षा संरक्षण, वह शिक्षा के संरक्षक थे तथा और उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की थी। कौन सी? परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की थी। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। किसके लिए काम किया था? बालिकाओं की शिक्षा के लिए, सिंपल सी बात है। उन्होंने बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना की थी। पॉइंट, कालांतर में यही स्कूल एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। अब यहाँ से आपको एल्फिंस्टन कॉलेज का थोड़ा सा जो है ऐतिहासिक भी पृष्ठभूमि पता चल गई। सांस्कृतिक विरासत, उन्होंने भाई खला में डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय को बढ़ावा देने के साथ साथ भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात क्लियर है। अब थोड़ा देख लीजिए रेलवे के बारे में, है ना। रेलवे संबंधित कुछ है इनका योगदान, इसको जरा देखते हैं। रेलवे परियोजना, वे उस समिति के हिस्सा थे जो 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना के विकास से संबंधित थी। देख रहे हैं ना, बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली पहली ट्रेन योजना। अब आप सोचिए उस समिति के हिस्सा थे, अपने आप में ही महत्वपूर्ण पद होता है, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा थे, मतलब ये है। राजनीतिक योगदान क्या है, वे बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे। इसमें बॉम्बे में, अब दिख रहा है ना ताकतवर, या मतलब कि पर्सनालिटी कैसे रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कोई भी चला जाएगा हमको ही बनाता, हमको बनाता, ऐसा नहीं होगा, नहीं। वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य थे। देख रहे ना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉम्बे विधान परिषद में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। अब एक आता है क्या, विरासत और प्रभाव। जरा देखिएगा। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर गाडगिल है, जी गाडगिल, उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का वास्तुकार। देख रहे ना, इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब कुछ तो रहेंगे तभी से बोलते हैं। किसी को बोल रोड चलते हुए, चलो तुम भाई भारत के वास्तुकार बन जाओ, तुम भारत का रचयिता बन जाओ, ऐसे तो कोई किसी बोलेगा।
आर्थिक राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया। देख रहा ना, अब लग रहा है कि हाँ कुछ पर्सनालिटी थी ये। तो ये रहा इनके बारे में थोड़ा सा, क्या नाम था, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, महर्षि दयानंद सरस्वती। इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, फिर भी थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे इनके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सुर्खियों के केंद्र सरकार ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर तक चलने वाले समारोह की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब गठन किया इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है, 200वीं जयंती है ही। चलिए इनके बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड क्या था इनका, 1824-1883, याद रखिएगा 1857 ध्यान रखिएगा, काम चल जाएगा, मतलब हाँ उस समय थे, ये जिंदा थे। वे समाज के सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है। उनका जन्म 1824 काठियावाड़ के मोरबी में हुआ था। मूल नाम क्या था, मूलशंकर, ठीक है। उन्होंने 1860 में स्वामी विवेकानंद के सानिध्य में रहते हुए मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करना तथा उन्हें उपदेश देना शुरू किया था, है ना। अब आता है साहित्यिक रचनाएं क्या क्या रही हैं। और इनकी साहित्यिक रचनाएं बड़ी फेमस है, ऐसा नहीं कि आप फेमस नहीं, आप जानते नहीं, सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। सत्यार्थ प्रकाश, यह उनकी हिंदी में एक रचना है। वेद भाष्य भूमिका, यह वेदों पर उनके टीका का परिचय है। तथा वेद भाष्य, मतलब वेद भाष्य अलग है, वेद भाष्य भूमिका अलग है। यह यजुर्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक भाष्य है, यजुर्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक भाष्य, ठीक है। अब आता है इनके फिलोसफी के बारे में, इनके दर्शन के बारे में। दयानंद सरस्वती के दर्शन, वैदिक विचारधारा क्या है। उन्होंने मानव निर्मित कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मतलब कि ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते थे, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था, विरोध किया उनको। उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया था, ठीक है। उन्होंने वेदों की परम सत्ता को स्वीकार किया, मतलब वेद सबसे बड़े हैं ये मानकर उन्होंने स्वीकार किया था। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धांतों की ओर वापसी पर जोर दिया था। वेदों की ओर लौटो, शायद यहीं पे है, देखो उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश याद रखिएगा, जिसमें क्या है, वैदिक सिद्धांतों की ओर वापसी पर जोर दिया था। अब बात धर्म प्रचार को देखिए। उन्होंने किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त सत्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में धर्म का क्या किया था, प्रचार किया। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आता है जाति प्रथा के बारे में इनका क्या सोच था। उन्होंने दावा किया था कि जाति वंशानुगत नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव पर निर्धारित होती है, जाति आधारित नहीं होती, मतलब वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि उन्होंने जाति संस्था का पूरी तरह से विरोध नहीं किया था, ध्यान रखिएगा चीज, लेकिन उन्होंने इसके भीतर महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की थी। वे छुआछूत की प्रथा के खिलाफ थे और सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की वकालत करते थे, ठीक है। सभी जातियों के लिए भी नहीं कि केवल एक स्पेशल, सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की वकालत करते थे। महिला एवं शिक्षा, अब महिला एवं शिक्षा के बारे में इनका क्या मतलब फिलोसफी थी, क्या मतलब सोचते थे, ये देखिएगा। दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह और विधवा महिलाओं की बहिष्कृत स्थिति में रहने का विरोध किया था, एक बात ये। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक अभियान भी चलाया था। दूसरी बात, उनके अनुसार शिक्षा का भार राज्य को उठाना चाहिए। शिक्षा का भार आज भी नहीं हो पा रहा, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती का विचार क्या था कि शिक्षा का भार राजा को या राज्य को उठाना चाहिए। वे अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे, मतलब कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। इससे शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिए एक अद्यतित पाठ्यक्रम भी प्रदान करना था, ठीक है। अब आता है राजनीतिक दर्शन। एक तो ये रहा महिलाओं के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या भूमिका रही। अब आता है राजनीतिक दर्शन। इसमें क्या है, दयानंद सरस्वती के राजनीतिक दर्शन के दो केंद्रीय विचार हैं। कौन कौन सा? पहला है प्रबुद्ध राजशाही। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि हाँ प्रबुद्ध राजशाही का मतलब क्या है। देखिए, यह एक अवधारणा है जिसे उन्होंने मनुस्मृति से उधार लिया था। किससे उधार लिया था? मनुस्मृति से। इसका अर्थ यह है कि ऐसी राजशाही है जो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित है। मतलब प्रबुद्ध राजशाही मतलब कि ऐसी राजशाही जो क्या करे, पूरा तरह से धर्म का पालन करे। दूसरी कौन सी थी? कुछ हद तक विरोधाभासी धारणा निर्वाचित प्रतिनिधित्व यानी लोकतंत्र से संबंधित, मतलब कि इनकी विचारधारा लोकतंत्र से भी संबंधित थी, ठीक है।
ये 2 पॉइंट। अब बात आती है इसमें सामाजिक आंदोलन के बारे में। सामाजिक आंदोलन के बारे में इनका क्या मतलब विचार रहा है, क्या सोचते थे। उन्होंने गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ना, गोरक्षा आंदोलन पता होना चाहिए किससे संबंधित है। गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम, ठीक है। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था। इसी क्या बोलते हैं? शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखिएगा, शुद्धि आंदोलन जब आपके क्वेश्चन में आएगा तो पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं शुद्धि का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो लोग इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके हैं उनकी बात हो रही है कि वो उनको जो है वापस किस धर्म में लाना है? हिंदू धर्म में लाना है, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या मतलब, भूमिका रही है, क्या योगदान है? स्वराज का विचार। स्वराज का विचार उन्हें 1876 में पहली बार स्वराज स्वशासन शब्द का उपयोग इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसके लिए? इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इसका आगे चलकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी इस्तेमाल किया था। किसका? स्वराज का। मतलब का गांधी जी ने इसकी मतलब चर्चा नहीं की थी। कहाँ से आया था ये? स्वामी दयानंद सरस्वती। जब आपका क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट आएगा, आप कंफ्यूजन कहीं गांधी जी तो नहीं दिए थे क्या स्वराज, या मतलब बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ही नहीं दिए थे क्या? ये ध्यान रखिए। उन्होंने धर्म आधारित तर्क देते हुए अंग्रेजों की आलोचना की थी। किसके आधारित में? धर्म आधारित तर्क देकर के। विकल्प के रूप में प्राचीन भारतीय व्यवस्था के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। किसके? प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था। कई देशी राजाओं से बात करने के बाद उन्होंने उन्हें स्वदेशी के लिए प्रेरित किया था। ये रहा कुछ इनकी भूमिका। शायद कुछ और भी है क्या इनसे संबंधित? हाँ, थोड़ा कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं आराम से। आर्य समाज और वैदिक स्कूल। आर्य समाज और वैदिक स्कूल बहुत फेमस है, तो आपको पता भी होगा। 1875 में 1875 में थोड़ा सा जूम कर दें, बस ठीक है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? बॉम्बे में। इसके संविधान को लाहौर में अंतिम रूप दिया गया। कहाँ पर दिया गया था अंतिम रूप? लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में लाहौर है। चलिए ठीक है। यह एक एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था, जो अनुष्ठानिक कर्मकांडों और सामाजिक हठधर्मिताओं को नकारती है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना था। मतलब कितना इंपॉर्टेंट इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना था, लेकिन जो कभी तक हुआ नहीं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम आर्य समाज का नारा था। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। अगर ये बात आपको पता रहे तो क्वेश्चन मतलब कि आप गलत ना करें अगर इससे संबंधित कुछ आ जाए। इसका अर्थ क्या है? विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते चलो, अर्थात संसार को मनुष्य के रहने के लिए सभी तरीकों से सर्वोत्तम स्थान बनाना, ठीक है। अब आता है कि यह पहला हिंदू संगठन है जिसने हिंदू में धर्मांतरण का समावेश किया था। किसमें? जिसने हिंदुत्व में धर्मांतरण का समावेशन किया था, ठीक है। ये अब कुछ आता है पॉइंट कि आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। आर्य समाज के देखिएगा, आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सार्वभौमिकता के विचार पर आधारित। किस विचार पर? सार्वभौमिकता के। देखिए, शुद्ध ज्ञान का स्रोत कौन है? ईश्वर है। ये गुरु को नहीं मान रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का स्रोत कौन है? ईश्वर है। कार्यों का नैतिक औचित्य अनिवार्य है। मतलब कोई भी कार्य हो उसका एक नैतिक औचित्य होना चाहिए। अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की किरणें अवश्य दूर करती हैं। अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की किरणें अवश्य दूर करती हैं। आर्य समाज ने बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान और अनाथालय खोले थे। किसने? आर्य समाज ने। ये तो सिंपल सी बात है। 1886 में लाहौर में, अच्छा 1885 याद होगा ना, क्यों याद होगा पता होगा आपको। 1886 में लाहौर में पहला दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल खोला गया। कितने इंपॉर्टेंट DAV। 1892 में आर्य समाज का गुरुकुल, रूढ़िवादी और कॉलेज समूह उग्र सुधारवादी में विभाजन हो गया था। कितने लोग पता नहीं होगा 1892 में ऐसा कुछ हुआ था। रूढ़िवादी गुट के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे, जो रूढ़िवादी मानते थे, और उग्रवादी
उग्र सुधारवादी गुट के नेता लाला हंसराज थे। ये लाला नाम के कुछ लोग उग्रवादी टाइप होते हैं क्या? लाला लाजपत राय से याद रखिए, बस वैसे ही है और कुछ नहीं सोचना है। और ये स्वामी श्रद्धानंद को ध्यान रखिएगा, ये कौन से थे? रूढ़िवादी। यह विभाजन इस बात को लेकर हुआ था किस भाषा को बढ़ावा दिया जाए और किस प्रकार का भोजन परोसा जाए, मतलब किस प्रकार के भोजन परोसा जाए और किस तरह की भाषा को जो है बढ़ावा दिया जाए। क्लियर होगी बात? चलिए अब आता है स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद, डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम ले रहे थे, याद होगा आपको, इज्जत दे रहे थे। स्वामी विवेकानंद हाल ही में प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इसके नज़दीक अवस्थित शिलाओं पर उत्कीर्ण तिरुवल्लुवर प्रतिमा स्थल की यात्रा की। कौन? तिरुवल्लुवर प्रतिमा स्थल की यात्रा की। ठीक है। स्वामी विवेकानंद 1863-1902 के बारे में, टाइम पीरियड मतलब याद रखिएगा, 1863 से 1902, कितना कम पीरियड था ना, देख रहे हैं ना, मतलब ये भी एक अपने आप में मिसाल थे। चलिए चर्चा करते हैं इनके बारे में। प्रारंभिक जीवन कैसा था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक बात है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, मतलब बंगाल में, ध्यान रखिए। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण, प्रमुख शिष्या मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। ये तो कुछ बात रही इनके इंट्रोडक्शन बारे में, मतलब इनका इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं ना। ये ऐसी पर्सनालिटी बननी चाहिए, ऐसा नहीं पता कोई पूछ ही नहीं रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में क्या? विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में देखिए, इसका निर्माण 1970 में किया। कब किया था? 1970। पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह माना जाता है कि यह वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने एक बार ध्यान किया था। क्या किया था? एक बार ध्यान किया था। यह जगह लेकेडिव सागर से घिरी हुई है। कौन सा? लेकेडिव, अभी तो नाम ही नहीं सुने होंगे। लेकेडिव सागर भी कोई है। यह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर, मतलब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों मिलते हैं। ध्यान रखें, कहाँ पर? लेकेडिव सागर में। अभी ये पता हो जाए, कम से कम यहाँ से एक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन बना लीजिए कि लेकेडिव सागर में क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। यह भी माना जाता है कि यह वह शिला है जहाँ देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। क्या की थी? भगवान शिव से प्रार्थना की थी। अब आता है योगदान और विरासत। इसमें क्या है? वेदांत दर्शन का प्रचार। वेदांत दर्शन का प्रचार। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है, पता ही होगा। उत्तर मीमांसा को क्या कहता है? वेदांत कहा जाता है। इसमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों दर्शन सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सा? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों दर्शन सम्मिलित होते हैं। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म संसद, ये तो आपको बहुत 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 मतलब बहुत फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा, इनकी पहचान ही वहाँ से हुई है। शिकागो विश्व धर्म संसद 1893 इस धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वे बाद में ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में लोकप्रिय हुए। ठीक है ना। ये रहा इनकी जो है महत्वपूर्ण कुछ बातें। इसी में थोड़ा सा है, आज कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगा नहीं हो पाएगा। देखिए, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। कब किया था? 1897 में। यह मिशन कई तरह सामाजिक कार्य, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज संचालन आदि में संलग्न है। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना। अच्छा, वैज्ञानिक स्वभाव के बारे में भी कुछ बात की है। देखिए क्या कही है। 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाते समय उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई थी। उन्होंने जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलोर की स्थापना के लिए प्रेरित किया और उसके बाद क्या हुआ? IISc की स्थापना 1909 में कहाँ पर हुई? बेंगलोर में हुई थी। ये रहा कुछ पॉइंट इन पर। ये पर्सनालिटी बना पढ़ना ही पढ़ना है ना। श्री रतन नवल टाटा। अच्छा, नवल टाटा की सुने नहीं कितने लोग, बस रतन टाटा जानते सब लोग। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति व लोकोपकारक श्री रतन टाटा का निधन हो गया। ठीक है।
उनके अनुकरणीय औद्योगिक नेतृत्व में उपलब्धियां क्या क्या है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व $5 बिलियन से $100 बिलियन से अधिक हो गया। देखिए 5 बिलियन से $100 बिलियन अधिक हो गया। यह समूह भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। देख रहे ना, उन्होंने दुनिया का सबसे किफ़ायती कार टाटा नैनो लॉन्च की थी, सबसे किफ़ायती टाटा नैनो। उसके बाद क्या है कि पेटा इंडिया के तो सामने इस ध्यान रखिएगा, पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वेगन इंटीरियर के उपयोग के लिए काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया था। ऐसा सम्मानित सबको याद ही नहीं होगा, लोगों भूल जाएंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार मिले, पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 आदि। ठीक है, ये रहा कुछ। उम्मीद है कि पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। आज के इस पूरे के लेक्चर में कल से शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, पुरस्कार सम्मान, किसको किसको क्या मिला है। यूपीएससी इस पर बेहतरीन क्वेश्चन बनाने लगी आजकल, यूपीएससी भी मूड बना लिया था, हम भी मूड बना लिए हैं कि कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।